हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में देखेंगे वियोजन या आयनन। तो हम लोगों ने अभी तक अम्ल और क्षार के बारे में देखा था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्रबल अम्ल हैं पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, और जो दुर्बल अम्ल या क्षार हैं उनमें इस प्रकार से उत्क्रमणीय वाला चिन्ह लगाकर उनका आयनन या वियोजन किया जाता है। क्योंकि जो दुर्बल अम्ल हैं वो वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं और आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दुर्बल अम्ल और क्षारों का आयनन और वियोजन के बारे में। तो जो दुर्बल अम्ल और क्षार हैं वह दुर्बल विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करेंगे और वियोजित होकर के आंशिक रूप से वियोजित होंगे और उनमें साम्य अवस्था स्थापित होती है। तो दुर्बल अम्ल का जल में वियोजन पहले देखेंगे। तो यहाँ पे H क्या है, एक ठो अम्ल है, माना कि एक दुर्बल अम्ल है। और H2O यहाँ पे क्या का काम करेगा, विलायक का भी काम करेगा, और ये अम्ल है तो ये क्षारक का भी काम करेगा। तो इसके रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो H है ये क्या करेगा, अम्ल है तो H+ आयन दान कर देगा और उस H+ आयन को H2O ग्रहण करेगा। तो ये ग्रहण करके क्या बना लेगा, H3O+ बना लेगा और ये H+ को दान करेगा तो इसके पास बस A- बचेगा। तो इसको जल में घोले हैं तो सब में एक्वा एक्वा जलीय विलयन लिखा हुआ है। तो कल हम लोगों ने देखा था संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में। तो ये जो अम्ल है इसने प्रोटॉन को दान किया, तो जो क्षार बना है ये वाला, ये इस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और इस क्षार के द्वारा प्रोटॉन यहाँ से ग्रहण किया गया है तो ये जो क्षार है वो क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल बनाएगा। अब इसका हम लोग यहाँ पे साम्य अवस्था लिखा है तो साम्य अवस्था का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे एक ठो स्थिरांक आ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था का स्थिरांक। तो साम्य अवस्था स्थिरांक में कैपिटल K बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल बटा अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल। तो यहाँ पे A का बड़ा ब्रैकेट माने कि A की सांद्रता और H3O+ का बड़ा ब्रैकेट माने कि H3O की सांद्रता बटा क्या करेंगे, HA की सांद्रता बटा H2O की सांद्रता। इस प्रकार से इसको साम्य अवस्था में लिखते हैं। अब यहाँ पे जो जल है वो क्या है, एक विलायक है और बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो जल की सांद्रता इन तीनों की तुलना में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। इसलिए विलयन में इसका जो मान है लगभग स्थिर मानते हैं और इसकी सांद्रता 55.5 मोल पर लीटर रहेगी। तो जो जल है H2O इसकी सांद्रता को स्थिर मानेंगे यहाँ पे। तो K के साथ एक स्थिरांक बन जाएगा, जल गुणा हो जाएगा K के साथ, इधर पक्षांतर कर देंगे तो इस K के साथ इस H2O को इधर ले आएंगे तो KH2O बराबर क्या हो जाएगा, Ka। तो Ka जो है वो क्या कहलाएगा, अम्ल का वियोजन स्थिरांक कहलाएगा। ये तो वियोजन स्थिरांक था, A माने हो गए एसिड, तो एसिड का वियोजन स्थिरांक कहलाता है Ka। तो इसी समीकरण से और यहाँ से क्या निकलेंगे, Ka बराबर KH2O, यहाँ से बराबर इसको इधर ले गए थे तो यहाँ पे क्या बचेगा, A- H3O+ और यहाँ पे Ha बचा। इसी प्रकार से अब हम लोग जो इसमें जो H2O है उसके जगह हमें AQ भी लिख सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। तो ये दूसरा समीकरण लिखते हैं Ha के लिए। तो Ha को जब एक्वा माने कि जल में घोलेंगे तो H+ और A- में टूटेगा। तो इसके लिए भी Ka जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी सांद्रता इंटू इसकी सांद्रता बटा यहाँ पे रिएक्टेंट की सांद्रता, और AQ को हटाए हैं इसलिए यहाँ पे Ka आया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दुर्बल अम्ल के लिए
आणिक साम्य अवस्था का समीकरण लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखना है कि जो किसी भी अम्ल का यहाँ पे वियोजन होगा तो वियोजन के लिए उसकी सांद्रता या मोलरता को क्या करेंगे, C से प्रदर्शित करेंगे अम्ल की मोलरता को, और अल्फा उसका वियोजन या आयनन की मात्रा को प्रदर्शित करेगा। जितना भाग वियोजित हो रहा है, आयनित हो रहा है, उसको अल्फा से प्रदर्शित करेंगे और मोलरता को C से प्रदर्शित करेंगे। तो अम्ल के लिए देखेंगे तो इस प्रकार से टूटता है, इसको तो अभी देख चुके हैं। अब जो है ये अम्ल का प्रारंभिक सांद्रता क्या था, C था जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था। तो अब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो इन दोनों की सांद्रता 0 थी और इसका सांद्रता C था। अब कुछ समय बाद सांद्रण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यह टूट करके H+ और A- बनाएगा। तो H+ और A- जब बनाएगा तो इसका C अल्फा भाग बनता है और इसका C अल्फा भाग बन जाता है। तो इन दोनों एक ही ठोस से बन रहे हैं तो H में C अल्फा का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब साम्य अवस्था पर देखेंगे तो C - C अल्फा यहाँ से हो जाएगा और ये 0 + C अल्फा तो C अल्फा और 0 + C अल्फा तो C अल्फा और यहाँ से C - C अल्फा। तो इसको जो है 1 - C अल्फा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए जब साम्य अवस्था समीकरण लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा कि A बराबर इसकी सांद्रता इंटू A की सांद्रता बटा HA की सांद्रता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, H+ के जगह में C अल्फा रखेंगे और A- की जगह C अल्फा रखेंगे और HA के जगह में क्या रखेंगे, C1 - अल्फा। यहाँ पे जो 1 - C अल्फा लिखा है उसके जगह में ये होगा C1 - अल्फा। इसको सुधार लेना, 1 जो C अल्फा लिखा है उसके जगह में आ जाएगा C1 - अल्फा, क्योंकि इसमें से C को कॉमन निकालेगा तो C1 - अल्फा यहाँ पे आना चाहिए। अब सब के मान को यहाँ से पुट किया है तो Ka बराबर क्या हो जाएगा, C अल्फा का स्क्वायर, 2 C अल्फा है तो, और यहाँ से क्या यहाँ पे देखो C का स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर होगा और यहाँ पे C1 - अल्फा बचेगा। तो इसमें का C और इसमें का एक ठो C को काट दिए, इसमें का एक ठो C कटेगा और ये वाला C कट जाएगा तो क्या बचेगा, C अल्फा का स्क्वायर बटा 1 - अल्फा। तो ये हो गया साम्य अवस्था स्थिरांक का सांद्रता और वियोजन की मात्रा के रूप में समीकरण। इसका मतलब है कि जो अगर अम्ल दुर्बल है तो इसका आयनन क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है और ऐसी स्थिति में एक की तुलना में जो अल्फा का मान है उसको बहुत कम लेते हैं या फिर नगण्य लेते हैं। तो जो अम्ल का वियोजन है बहुत कम होगा तो अल्फा को 1 की तुलना में बहुत कम मानेंगे। तो 1 - अल्फा को किसके बराबर मान लेते हैं, 1 के बराबर मान लेंगे। अब इसको 1 के बराबर मानेंगे तो Ka बराबर ये वाला पद पूरा हट जाएगा क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 को तो नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, Ka बराबर C अल्फा का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे A का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Ka बटा C होगा और इसके स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो K बटा C का रूट यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे जो C है यह मोल प्रति लीटर में सांद्रण को प्रदर्शित करेगा। तो यह जो है यहाँ से पक्षांतर करने पे यह समीकरण मिला है। उसके बाद अगर हम लोग तनुता के लिए या विलयन के लिए देखेंगे तो C के जगह में भी लिख सकते हैं। तो उस समय क्या हो जाएगा, C बराबर 1/V होता है। यह किसी भी लीटर वाले के लिए था और अगर हम लोग बिलियन वाले के लिए देखेंगे तो V को लीटर में लेंगे तो C बराबर हो जाता है 1/V। तो यहीं से क्या हो जाएगा, यहाँ से C के जगह में हम लोग 1/V रखेंगे तो इस वाले समीकरण से
के ए बराबर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बटा भी हो जाएगा। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये वाला समीकरण हमको अल्फा के रूप में मिलेगा। तो इसका मतलब है के ए का मान इस समीकरण से देखो, के ए का मान जितना ज़्यादा होगा अम्ल की प्रबलता भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये यहाँ से स्पष्ट होता है। अब इसके बाद ओस्टवाल्ड ने इसी के आधार पे क्या दिया, अपना एक नियम दिया जिसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम। तो ओस्टवाल्ड का जो तनुता का नियम है उसके अनुसार किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आनन की मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होगा। यहीं से इसी को सूत्र रूप में लिखा है ओस्टवाल्ड ने और बताया कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए उसके अल्फा माने कि वियोजन की जो मात्रा है उसकी तनुता माने भी के वर्गमूल के क्या होगा, समानुपाती होता है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो आयनन की मात्रा है, माने कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो आयनन की मात्रा है अल्फा, अगर हमको अल्फा का मान पता चल जाएगा तो अल्फा के मान को यहाँ पे रखेंगे और अल्फा के मान को यहाँ पे रखेंगे तो के ए माने कि वियोजन स्थिरांक का मान भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसी को ओस्टवाल्ड ने बताया। अब हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, दुर्बल अम्ल का वियोजन देख रहे थे। अब आगे देखेंगे दुर्बल क्षार का वियोजन। तो जो दुर्बल क्षार रहता है उसका जल में वियोजन देखेंगे। तो देखो अम्ल के लिए H और A लेते थे तो H प्लस के रूप में निकलता था और A किसके लिए था, एसिड के लिए। यहाँ पे बेस ले रहे हैं माने कि क्षार को बेस बोलते हैं और बेस के लिए लेंगे तो B लिखेंगे और बेस में क्या OH माइनस आयन निकलता है तो बेस को किससे दर्शाएंगे, BOH से दर्शाएंगे। तो ये क्षार है, इसका एक्वा माने कि जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा, B प्लस बनेगा और OH माइनस यहाँ पे बनेगा। अब वहाँ पे Ka हमेशा लिखते थे एसिड के लिए, यहाँ पे B लिखेंगे किसके लिए, बेस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Kb बराबर साम्य स्थापित हुआ है, इसलिए Kb बराबर क्या हो जाएगा, इसकी सांद्रता इंटू इसकी सांद्रता बटा BOH की सांद्रता। तो ये हो गया इसके लिए समीकरण। यहाँ पे हम लोग Kb क्या है, क्षार का वियोजन स्थिरांक है और Kb का मान जितना ही कम होगा उतना वह क्षार जो है दुर्बल होगा। माने Kb का मान ज़्यादा होगा तो प्रबल क्षार होगा और Kb का मान कम होगा तो वह दुर्बल प्रकार का क्षार यहाँ पे होगा। इसी के समान अगर हम लोग अम्ल के आयनन के जैसे ही क्या निकालेंगे, क्षार का आयनन निकालेंगे तो Ka की जगह में Kb हो जाएगा और इसके लिए भी क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बटा भी, और इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके लिए भी यह समीकरण इसके जैसे ये समीकरण इसके लिए भी आ जाएगा। तो इसमें Ka था एसिड के लिए और यहाँ पे क्या है, Kb है बेस के लिए। तो वियोजन स्थिरांक का मान माने Kb का मान जब पता चलेगा तो अल्फा का मान पता चलेगा, क्योंकि अल्फा बराबर ये है। तो पहले Kb का मान पता चलेगा तो अल्फा का मान पता चलेगा, या फिर अल्फा का मान पता चलेगा तो Kb का मान भी पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पे वियोजन स्थिरांक और वियोजन की मात्रा की गणना किया जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, अम्ल और क्षारों की प्रबलता। तो जो अम्ल है और क्षार है उसकी प्रबलता को यहाँ पे बताया गया है। तो दो लोगों ने बताया था, पहला आर्हेनियस संकल्पना के अनुसार उसकी प्रबलता, और यहीं पे जो दूसरा था उन्होंने बताया था ब्रास्टन-लारी संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की प्रबलता को। तो जो है आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार की प्रबलता को बताया था। तो आर्हेनियस संकल्पना में बोला गया था कि जो अम्ल है उसका विलयन में H प्लस आयन देता है और क्षार क्या है, OH माइनस आयन देता है।
तो इन्होंने इस प्रकार से बताया कि जो अम्ल H+ देगा और क्षार क्या देगा, OH- आयन देगा। और जो जलीय विलयन में ज़्यादा मात्रा में H+ देगा वो प्रबल अम्ल होगा, इसको देख चुके हैं। और जो क्षार जलीय विलयन में OH- ज़्यादा देगा वो क्या होगा, प्रबल प्रकार का क्षार होगा। तो जो अम्ल है उसमें H+ आयन दान करने की शक्ति रहती है और क्षार में OH- आयन दान करने की शक्ति रहती है। तो इसी के आधार पे प्रबलता को उन्होंने बताया था, किसने, आर्हेनियस ने। अब उन्होंने बताया कि जो एसिटिक एसिड को क्या है, दुर्बल अम्ल माने थे, तो इनके लिए Ka का मान क्या होगा, 1.8 × 10⁵5 पाया जाता है। और HF क्या है, प्रबल प्रकार का है, तो इसके लिए 6.7 × 10⁻4 पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो HF है इसके लिए Ka का मान अधिक पाया जाएगा, क्योंकि HF प्रबल अम्ल है। और एसिटिक एसिड के लिए Ka का मान जो है कम पाया जाएगा, क्योंकि जो एसिटिक एसिड है वह एक दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे अगर पहले अम्ल के लिए वियोजन को α1 मानेंगे और दूसरे अम्ल के लिए α2 मानेंगे, तो वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक के बीच इस प्रकार से संबंध इसमें निकलता है। अगर हम लोग क्षार का निकालेंगे तो देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तो क्षार है, तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी या फिर OH- आयन दान करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो इसके लिए K भी लिखाता है, सेम वही है पहले जो देख चुके हैं। तो ये किस में टूटेगा, अमोनियम प्लस आयन और हाइड्रोक्सी माइनस आयन में। तो NH4+ और OH- ऊपर में आएगा और ये जो पूरा है टूटता है, इसलिए ये नीचे में आएगा। तो अम्ल के लिए क्या निकालते थे, α1 α2, यहाँ पे Ka1 था, यहाँ पे Ka2 था। अब इस क्षार के लिए इसका मान जो Kb का मान है इतना आता है 1.76 × 10⁵ अब क्षार के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पे α1/α2 बराबर क्या हो जाएगा, Kb1/Kb2। और Kb1 और Kb2 क्या है, वियोजन स्थिरांक है। तो जहाँ पे दो ठो क्षार लेंगे तो दोनों क्षार के लिए अलग अलग वियोजन रहेगा, अलग अलग वियोजन स्थिरांक रहेगा। तो उस स्थिति में कौन सा क्षार प्रबल है और कौन सा क्षार दुर्बल है, इसकी मात्रा का यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आयनन की मात्रा या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तुलना यहाँ से कर सकते हैं। यह था किसका, आर्हेनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की प्रबलता की तुलना करने के लिए समीकरण। यह समीकरण अम्ल के लिए है और यह समीकरण क्षार के लिए है। उसके बाद इन्होंने इस प्रकार से सारणी में बहुत सारे अम्ल का आयनन स्थिरांक के बारे में यहाँ पे बताया है और क्षार के बारे में भी बताया गया है। अब देखेंगे बहुप्रोटॉनिक अम्ल और बहुप्रोटॉनिक क्षारक। बहुप्रोटॉनिक कहने का मतलब है कि जिसमें एक से ज़्यादा ठो हाइड्रोजन रहेगा और एक से ज़्यादा H+ आयन दान करेगा, उसको बहुप्रोटॉनिक। प्रोटॉनिक माने कि H+ और बहु माने कि ज़्यादा। तो जो एक से ज़्यादा H+ आयन दान करेगा उसको क्या बोलेंगे, बहुप्रोटॉनिक अम्ल बोलेंगे। और जो क्षारक, क्षारक में क्या होगा, OH- आयन दान करेगा। तो जो एक से ज़्यादा OH- आयन दान करेगा उसको बहु हाइड्रोक्सी क्षारक बोलेंगे, या फिर जो एक से ज़्यादा H+ आयन को ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे, बहुप्रोटॉनिक क्षार बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो H2X है, इसमें दो ठो हाइड्रोजन है तो दो ठो H+ आयन दान कर सकता है। तो ये क्या हुआ, एक से अधिक हुआ माने बहु हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, दो ठो हाइड्रोजन है तो द्विक्षारीय अम्ल इसको बोलेंगे। और इसका जब आयनन होगा तो पहले स्टेप में एक ठो हाइड्रोजन निकलेगा और H बचेगा। तो इसके लिए जब समीकरण लिखेंगे तो ये दोनों ऊपर में आएगा
और ये वाला यहाँ पे नीचे में आ जाता है। उसके बाद अगर उसी को आगे बढ़ाएंगे तो H जब टूटेगा तो H प्लस और X 2 माइनस बनाएगा। इसके लिए जब स्थिरांक लिखेंगे तो वहाँ पे Ka1 था पहले वाले स्टेप में और इसमें Ka2 है, तो यहाँ पे H प्लस और X 2 माइनस ऊपर में जाएगा और H नीचे में रहेगा। तो यहाँ पर जो Ka2 आएगा और ये जब बना था तो Ka1 आया था, तो इसको पूर्ण रूप से देखेंगे संपूर्ण साम्य को तो H2X है, माने कि ये जब सीधा सीधा टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बनाएगा H प्लस और X 2 माइनस बनता है। तो ये इसको डायरेक्ट लिख दिया गया है और ये वाला स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो इसके लिए जब Ka निकालेंगे तो इसमें 1 2 नहीं लगेगा क्योंकि इसको डायरेक्ट लिखा है। तो ये हो जाएगा Ka बराबर, इन दोनों को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे 2 H प्लस है तो H प्लस की सांद्रता में सामने वाला 2 ऊपर यहाँ पे स्क्वायर के रूप में आ जाएगा और H2X जो इधर था रिएक्टेंट के रूप में उसको नीचे सांद्रता के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। अब Ka बराबर यहाँ पे ये वाला एक ही स्टेप में हो गया है और इसी को यहाँ पर 2 स्टेप में बताया गया था। तो Ka बराबर हो जाएगा Ka1 इंटू Ka2, माने पहला स्टेप का साम्य स्थिरांक और दूसरा स्टेप का साम्य स्थिरांक का गुणनफल पूरे स्टेप के साम्य स्थिरांक के बराबर यहाँ पे होता है। यहाँ पे 2 या अगर 3-4 स्टेप में कोई वाला अम्ल अगर टूटेगा तो उसके लिए जितना भी स्टेप रहेगा सबके साम्य स्थिरांक का गुणनफल जो है उसके एक ही स्टेप में होगा, उसके साम्य स्थिरांक के बराबर यहाँ पे होता है। तो अगर 3 हाइड्रोजन वाला रहेगा तो Ka1, Ka2 और Ka3 3 ठो रहेगा। अगर 4 ठो हाइड्रोजन वाला रहेगा तो यहाँ पे 4 ठो K का गुणा होगा और 5 वाला रहेगा तो 5 ठो Ka का गुणा यहाँ पे होगा। इसमें अगर देखेंगे तो सबकी प्रबलता के लिए तो Ka1 का मान सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद Ka2 का मान उससे ज़्यादा रहता है और सबसे कम जो मान है तीसरे वाले H प्लस आयन के टूटने में जो Ka बनता है इसका मान सबसे कम यहाँ पे पाया जाएगा। यह था आर्हेनियस के अनुसार प्रबलता के लिए साम्य स्थिरांक। अब जो दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेड और लारी, इन्होंने अपनी संकल्पना के अनुसार बताया कि जो अम्ल है वह प्रोटॉन को दान करता है और 1 प्रोटॉन दान करेगा तो मोनोप्रोटिक बोलेंगे, 2 प्रोटॉन दान करेगा तो द्विप्रोटिक और 3 प्रोटॉन दान करेगा तो उसको त्रिप्रोटिक अम्ल बोला जाता है। और जो अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार करता है उसको उभयधर्मी कहते हैं। तो उसी के आधार पर इसको कल देख चुके थे कि जो एक अम्ल है उसका संयुग्मी क्षार बनता है और जो क्षार रहता है उसका संयुग्मी अम्ल यहाँ पे बनेगा। तो इन्होंने प्रबलता को बताने के लिए अम्ल और क्षार की जो प्रबलता है उसके लिए ब्रांस्टेड और लारी ने बताया कि जो अम्ल है उसका प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति उसकी प्रबलता को बताएगा और जो क्षार है उसका प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसकी प्रबलता को बताएगा। तो किसी भी अम्ल या क्षार की जो प्रबलता है इस पर निर्भर करेगी कि वह कितनी सरलता से प्रोटॉन को दान कर सकता है या फिर कितनी दृढ़ता से प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। तो इसी के आधार पे ब्रांस्टेड और लारी ने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में यहाँ पे बताया है। तो जो HCl को जब H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये अपना H प्लस आयन इसको दे देगा और ये उसको ले लेगा, तो ये लेगा तो H2O से H3O बन जाएगा और यहाँ पे H प्लस दान करने से Cl माइनस यहाँ पे बनेगा। तो ये प्रबल अम्ल है क्योंकि H प्लस आयन दान कर रहा है और जो प्रबल अम्ल रहता है उसका जो संयुग्मी क्षार बनता है
वह दुर्बल क्षार बनता है। तो इन्होंने बताया कि जो HCl है उसका संयुग्मी क्षार यहाँ पे Cl- है और जल जो है प्रोटॉन ग्रहण करके H3O बना रहा है। तो जल यहाँ पे क्षार है और H3O क्या है, क्षार का संयुग्मी अम्ल है। और इन्होंने बताया है कि जो HCl है उसमें प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति रहती है, अतः यहाँ पे Cl एक दुर्बल प्रकार का क्षार है। तो किसी भी दुर्बल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार रहता है वह प्रबल रहेगा। माने ये जो प्रबल अम्ल है तो इसका जो संयुग्मी क्षार बना यह दुर्बल क्षार है, क्योंकि इसमें H+ आयन दान करने की प्रवृत्ति नहीं है और H+ को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, बहुत कम पाई जाएगी। तो जो प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार हमेशा दुर्बल होगा और किसी भी ये जो दुर्बल अम्ल है, देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड, इसका जब जल से रिएक्शन कराएंगे तो इस H+ को ये भी ले लेगा और H3O+ बनाएगा और यहाँ पे जो एसिटेट आयन बनेगा। तो ये दुर्बल अम्ल है, तो ये जब H को दान करेगा तो एसिटेट आयन दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार बनेगा। तो जो दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार हमेशा प्रबल रहेगा और प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार हमेशा दुर्बल रहेगा। तो प्रबल अम्ल की प्रोटॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है प्रबल होगी, प्रबल जो क्षार है उसकी प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है और प्रबल क्षार का संयुग्मी अम्ल हमेशा दुर्बल रहेगा। उसी प्रकार से जो दुर्बल क्षार रहेगा उसका संयुग्मी अम्ल हमेशा प्रबल होगा। तो ब्रांस्टैंड और लारी ने इसी को स्पष्ट किया कि दुर्बल अम्ल के लिए संयुग्मी क्षार का मान प्रबल होगा और प्रबल अम्ल के लिए संयुग्मी क्षार का मान दुर्बल होगा। उसके बाद यहाँ पे जो संयुग्मित क्षार है उनकी आपेक्षिक क्षमता को यहाँ पे दर्शाया गया है सारणी के रूप में। तो यहाँ पे दिया गया है बढ़ती हुई क्षारीय प्रबलता। तो जो ऊपर से हम लोग क्या आएंगे, नीचे की ओर यहाँ पे एरो बना है, तो ऊपर से नीचे नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे जो क्षारीय प्रबलता है बढ़ता जाएगा। माने ये क्या होगा, सबसे कम क्षारीय होगा, फिर इधर आएंगे तो क्षारीय शक्ति बढ़ती जाएगी और सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा, ये वाला होगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्षारीय प्रबलता का मान बढ़ता हुआ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता। तो इसमें यहाँ से शुरू किया है एरो को और ऊपर की ओर ले गया है। इसका मतलब है कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का मान नीचे से हम लोग ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे अम्लीय प्रबलता का मान बढ़ता जाएगा। माने नीचे वाला सबसे कम अम्लीय होगा और ऊपर की ओर जाएंगे तो जो ऊपर वाला है सबसे ज़्यादा अम्लीय रहेगा। तो इस प्रकार से ब्रांस्टैंड और लारी ने अपने अम्ल और क्षार की धारणा के आधार पर इसको समझाया था। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक से आगे। अभी देख लेते हैं इसको कि जो अम्ल की प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो किसी भी अम्ल या क्षार की जो प्रबलता है विलायक की प्रकृति पे निर्भर करेगी। कोई भी विलायक है उसकी प्रकृति पे उसकी प्रबलता निर्भर करेगी, जिसमें अम्ल या क्षार को घोलेंगे उस विलायक की प्रकृति पे। दूसरा है सभी जो प्रबल अम्ल है जल में एक समान सामर्थ्य रखेंगे और इसको क्या बोलेंगे, लेवलिंग प्रभाव कहते हैं। माने जो प्रबल अम्ल है उसकी जो जल में सामर्थ्य है उसका मान एक समान रहेगा, इसको लेवलिंग प्रभाव कहा जाता है और इसका जो सामर्थ्य H3O के बराबर होता है। एसिटिक अम्ल को विलायक के रूप में अगर हम लेते हैं तो प्रबल अम्ल भी कैसे काम करेगा, दुर्बल अम्ल जैसे वहाँ पे व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसलिए
उनका जो आपस में सामर्थ्य है उसका क्रम यहाँ पे दिया गया है। सबसे प्रबल परक्लोरिक अम्ल है, फिर HI है, फिर HBr है। सबसे ज़्यादा प्रबल ये होगा और ये सभी अम्ल दुर्बल हैं और सबसे दुर्बल जो अम्ल है HCN यहाँ पे रहता है। अम्लों के लिए अगर हम लोग अमोनिया विलायक को लेते हैं तो दुर्बल अम्ल भी क्या काम करेगा, प्रबल अम्ल जैसे वहाँ पे व्यवहार करेगा। देखो विलायक पे निर्भर करता है बोला है प्रबलता, तो अगर हम लोग अमोनिया को विलायक के रूप में लेंगे तो दुर्बल अम्ल भी प्रबल अम्ल जैसे व्यवहार करेगा। लेकिन एसिटिक एसिड को लेंगे विलायक के रूप में तो प्रबल अम्ल भी क्या करेगा, दुर्बल अम्ल के समान यहाँ पे व्यवहार करता है। दो मुख्य कारक जो हैं अम्ल में बंध की ध्रुवता या फिर शक्ति को प्रभावित करता है और अम्ल की प्रबलता को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और अम्ल के बीच में जितना ज़्यादा दुर्बल बंध होगा उतनी सरलता से क्या करेगा, वह अपना H+ आयन दान करके प्रबल अम्ल कहलाएगा और जितना मजबूत रूप से H बंधा होगा उसमें उतनी ही कठिनता से H+ आयन दान करेगा। तो समूह 17 के जो तत्व हैं अम्ल की प्रबलता इस क्रम में पाई जाएगी। यहाँ पे आयोडीन का आकार बड़ा होता है, इसलिए आयोडीन और हाइड्रोजन दुर्बल रूप से बंधे रहेंगे और दुर्बल रूप से बंधे रहते हैं, इसलिए यह आसानी से H+ आयन दान करता है और प्रबल अम्ल बनाता है। और जो फ्लोरीन है इसका आकार छोटा रहेगा तो ये ज़्यादा मजबूती से हाइड्रोजन को बांधे रखता है, जिसके कारण बहुत कठिनाई से H+ आयन दान करेगा और सबसे दुर्बल प्रकार का अम्ल बनता है। इसी प्रकार समूह 16 में ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा रहेगा, इसलिए यह दुर्बल अम्ल है क्योंकि छोटा आकार है और विद्युत ऋणात्मकता का मान इन सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन का। तो यह क्या करेगा, आसानी से हाइड्रोजन को दान नहीं करेगा और दुर्बल रहेगा। और टेल्यूरियम का मान क्या है ऑक्सीजन फैमिली में, इसका आकार बड़ा है तो इसमें नाभिकीय आवेश कम लगेगा तो हाइड्रोजन को दुर्बलता से बांधेगा, कम बंधा रहता है हाइड्रोजन के साथ कम मजबूती से, इसलिए हाइड्रोजन को H+ आयन के रूप में आसानी से दान करेगा और सबसे प्रबल प्रकार का अम्ल ये बनाएगा। उसके बाद A की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वह जब बढ़ेगा तो क्या होगा, A की विद्युत ऋणात्मकता का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अम्लीय प्रबलता का मान भी बढ़ता हुआ जाता है। तो A का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा देंगे तो A माने कि इसमें कार्बन एक जगह में आएगा, इसमें नाइट्रोजन एक जगह में आएगा, इसमें ऑक्सीजन A हो जाएगा और इसमें आयोडीन A हो जाएगा। तो A का विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा तो क्या होगा, अम्लीय प्रबलता का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे HI सबसे प्रबल अम्ल होगा और CH4 जो है सबसे दुर्बल प्रकार का अम्ल होता है। अभी के लिए बस यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जल का आयनन या फिर जल का आयनिक गुणनफल के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।